अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज है सोमवार और उपस्थित हूँ शेयर से संबंधित एक अनोखा विषय लेकर के। पिछले कुछ दिनों से नहीं, पिछले कई महीनों से आप लोगों में से कुछ दर्शक मुझे नित्य प्रतिदिन ये बात कहते थे कि पंडित जी शेयर वगैरह पे कभी कोई बात बने तो बट जरूर बताइएगा। बिल्कुल आज उपस्थित हूँ उसी विषय को लेकर के जो आपको ये पता चलेगी बात आज के कार्यक्रम में कि कब आपको शेयर में धन लगाना चाहिए, कब और कैसी कुंडली शेयर सट्टेबाजी आदि में लाभदायक होती है, किन लोगों की कुंडलियों में कैसी स्थितियां बनती हैं तो शेयर आदि में पैसे लगाने से, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसे लगाने से थोड़े से अपने आप को संकुचित करके रखना चाहिए, कब कैसी स्थितियां होती हैं कुंडली में और कौन सी कुंडली ये बताने की योग्यता रखती है कि आप 2 पैसे लगा करके 10 पैसे कमा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम रोज देखा करिए। आज के कार्यक्रम कल के कार्यक्रम के कमेंट में मैंने सभी लोगों को एक ही उत्तर दिया है और सबको एक ही चीज पेस्ट करी है। कार्यक्रम रोज देखा करिए, प्रत्येक दिन प्रतिक्रिया दिया करिए और कभी भी कार्यक्रम ना देखा करें, ऐसा कभी भी ना करिए। प्रत्येक दिन कार्यक्रम देखना जरूरी है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात बड़ी गंभीर है और ध्यान से समझिएगा। थोड़ी सी भी नजर हटी तो कुछ विशेष जानने से आप चूक जाएंगे और ये बात बहुत सही कहता हूं। जन्म कुंडली में अथाह धन कमाने का योग और संपूर्ण धन कमाने का योग, जब कभी भी धन की बात चलती है तो धन भाव द्वितीय भाव होता है और लाभ भाव होता है। यहां से हम जातक के धन के बारे में विचार करते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में धन कितना रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, वो कितना धन कमाएगा, उस धन से कितना सुख प्राप्त करेगा, पैतृक संपत्ति कितनी मिलने वाली है, पिता का धन, पिता से लाभ, जीवन में लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार, ये सब द्वितीय और एकादशवें भाव से देखा जाता है। अब एक बात और बताता हूं। शेयर सट्टेबाजी का जो क्रम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण ग्रह कौन कौन से होते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु, शनि और मंगल की स्थितियां अच्छी होती हैं वो व्यक्ति शेयर सट्टेबाजी में लाभ कमा सकता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, उसमें क्या देखना आवश्यक है कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कितने मजबूत हैं ताकि उसका आत्मविश्वास कितना सही रूप से निर्णय ले पाता है और लिवा पाता है। साथ ही साथ उसके लिए आपको आपकी कुंडली में चंद्रमा को जरूर देखना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं तो निसंदेह आपके पैसे अटक जाते हैं और आपके पैसे वापस आपके पास आने में दिक्कत करते हैं। यदि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं तो निसंदेह उसके पास धन के आने की स्थितियां कमजोर सी हो जाती हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त है, जैसे शनि मंगल राहु केतु के साथ बैठे हैं, जैसे राहु केतु के वो प्रभावों में आते हों, मतलब राहु और केतु से दृष्ट होते हों, जहां पे चंद्रमा बैठे हों वहां पे राहु की भी दृष्टि पड़ती हो, 5वीं 7वीं और 9वीं, या शनि मंगल का भी दृष्टि संबंध उनसे बन जाता हो, तो ऐसी स्थिति में या चंद्रमा आपकी कुंडली में पापक ग्रह बन रहे हों तो ये चंद्रमा को कमजोर करने वाली स्थितियां हो जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो निसंदेह आप शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि में धन कमा सकते हैं, पर उसके लिए आपकी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत होना आवश्यक होता है। क्लियर है? अब इसके लिए कौन कौन से भाव देखे जाते हैं ये बात बता देता हूं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में या अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति, एकादशवें भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति और साथ ही साथ नवम भाव के अधिपति अगर मजबूत स्थिति में हो, जैसे द्वितीय भाव के अधिपति उच्च के होकर के बैठे हों,
द्वितीय भाव के अधिपति यहां पे बुध बैठे हैं, वो अपने मित्र की राशि में बैठे हों। द्वितीय भाव के अधिपति नीच राशि में ना बैठे हों। द्वितीय भाव के अधिपति के घर में या द्वितीय भाव के अधिपति के साथ अगर वो पाप से प्रभावित होते हों, या फिर वो अस्त होते हों, या फिर वो नवमांश कुंडली में कमजोर होते हों, या फिर कहीं से भी वो पाप कर्तरी में फंस रहे हों, तो ऐसी स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में शेयर सट्टेबाजी आदि के क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। मतलब आपका द्वितीय भाव शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह के अधिपति से देखा जाता हो। जैसे अगर द्वितीय भाव के जो अधिपति हैं, जैसे यहां पे बुध बने हैं, तो बुध अगर आपकी कुंडली में जहां भी बैठे हों, उसके ऊपर, बुध के ऊपर लग्न के अधिपति की दृष्टि हो, चतुर्थ के अधिपति की दृष्टि हो, दशम या सप्तम भाव के अधिपति की दृष्टि अगर पड़ जाएगी, तो वो बुध या जो भी द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो ठीक हो जाएंगे। पर अगर यही ग्रह छठे भाव के अधिपति होकर के 12वें भाव के और 8वें भाव के अधिपति होकर के उनको देखेंगे, तो उनके प्रभावों को कमजोर कर देते हैं, या द्वितीय भाव से संबंधित फलों में कमजोरी आ जाती है। यह बात क्लियर है। जन्म कुंडली में 5वें भाव से शेयर सट्टेबाजी आदि का प्रभाव देखा जाता है। आपकी कुंडली में पंचम भाव को मजबूत होने का बहुत ज्यादा प्रमाण देखना होगा कि आपकी कुंडली में पंचम भाव कितना मजबूत है। जहां द्वितीय भाव के मजबूत होने की आवश्यकता ज्यादा होती है, वहीं पे पंचम भाव के अधिपति को भी मजबूत होना आवश्यक होता है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के 9वें भाव के अधिपति को भी निश्चित रूप से मजबूत होने की आवश्यकता बनती है। एकादशवां भाव शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि का होता है, यहां से भी आपके इस भाव के अधिपति पे भी शुभ ग्रहों का प्रभाव, शुभ ग्रहों की दृष्टियां और शुभ भाव से युति अगर बन जाती है, तो आपकी कुंडली शेयर सट्टेबाजी आदि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती है। जैसे पंचम भाव में स्वयं गुरु बैठे हों, किसी ग्रह के साथ बैठे हों, शुक्र बैठे हों, चंद्रमा बैठे हों, बुध बैठे हों। द्वितीय भाव में गुरु शुक्र चंद्रमा बुध बैठे हों। लाभ एकादश में 9वें भाव में भी गुरु शुक्र चंद्रमा और बुध बैठे हों, सूर्य बैठे हों। एकादशवें भाव में शनि मंगल राहु केतु और कोई भी ग्रह, गुरु शुक्र बुध चंद्रमा, कोई भी ग्रह अगर बैठा हो और अच्छी स्थिति में बैठा हो, वो अस्त न होता हो, और वहां पे क्रमशः सभी ग्रह बैठे भी हों, तो उसमें से क्रमशः उस भाव का अधिपति क्रमशः वहां पे बलवान होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। तो ये बात आपकी कुंडली में शेयर सट्टेबाजी आदि को मजबूती से उपस्थित करने की जिम्मेदारी ठान लेती है। क्लियर है? क्रमशः मैंने ये भाव के बारे में चर्चा करी, और किसी भी बारे में अगर चर्चा करनी हो तो निसंदेह आपकी कुंडली में लग्न को तो मजबूत होना ही चाहिए, लग्न को तो बलवान होना ही चाहिए, लग्न को तो अच्छा होना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी स्थिति कमजोर हो जाती है फिर। तो ये इतनी सारी बात आपको पहले अपनी कुंडली में देख लेनी होगी। अब कुछ विशेष स्थितियां बता देता हूं, जहां पे अगर आपकी कुंडली में वो स्थिति बन रही हो तो निसंदेह आप आसानी से शेयर सट्टेबाजी में अपने पैसे लगा सकते हो। सबसे पहली स्थिति, सूर्य जन्म कुंडली में अति शत्रु के ना बैठे हों, या सूर्य जन्म कुंडली में मृतप्राय ना होते हों। चंद्रमा जन्म कुंडली में मजबूत हों, वो पक्ष बल से हीन ना हो, वो शनि मंगल राहु केतु के प्रभावों में ना आते हों, या फिर अगर आते भी हों तो ये शनि मंगल, ये जो दोनों ग्रह हैं, वो किसी अच्छे भाव के अधिपति बनते हों। क्लियर है? अगर चंद्रमा में ग्रहण दोष पैदा होता हो, जैसे राहु और चंद्रमा ग्रहण दोष में हो, जैसे राहु अगर गुरु के साथ किसी भाव में बैठा हो, राहु अगर एकादशवें भाव में सूर्य के साथ बैठा हो, राहु अगर जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में गुरु के साथ बैठा हो, या कहीं पे भी किसी भी भाव में राहु और केतु का प्रभाव गुरु को प्रभावित करता हो, सूर्य को प्रभावित करता हो, चंद्रमा को प्रभावित करता हो, या पंचम भाव के अधिपति को बुरे तरीके से प्रभावित करता हो, तो निस्संदेह आपको धन लगाने से बचना चाहिए। क्लियर है? मंगल जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में अपनी राशि में बैठे हों या उच्च के होकर के बैठे हों, मंगल द्वितीय भाव में अपनी राशि के बैठे हों या उच्च के होकर के बैठे हों, या मित्र की राशि में बैठे हों, मंगल पंचम भाव में या तो अपनी राशि में बैठे हों या उच्च के होकर के बैठे हों, या तो अपनी राशि मतलब 1 या 8 या फिर 10। मंगल
जन्म कुंडली के नवम भाव में या तो अपनी राशि में या उच्च के होकर के या गुरु मंगल या गुरु या सूर्य या मंगल या गुरु या मंगल और चंद्रमा या मंगल या सूर्य या मंगल या बुध अगर बैठे हों तो भी ये स्थितियां बनती हैं। क्लियर है? जन्म कुंडली में बुध शेयर सट्टेबाजी में व्यक्ति को ब्रोकर बनाता है। तो अगर आपकी कुंडली में लग्न में बुध बैठे हों, द्वितीय में बुध बैठे हों, चतुर्थ में भी बुध अगर बैठे हों, पंचम में बुध बैठे हों, नवम में बुध बैठे हों, एकादशवें में बुध बैठे हों और क्रमशः ये अगर बैठते हों तो अपनी राशि में यानी कि 3 या 6 या फिर 3 या 6 नंबर में ही बैठे हों यानी कि उच्च के या फिर अपनी राशि में, तो भी ये स्थितियां व्यक्ति को शेयर सट्टेबाजी में या बैंकिंग से संबंधित फाइनेंस आदि के क्षेत्र में लाभ देने वाली हो जाती हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति जन्म कुंडली में यहां हो और वो चंद्रमा के साथ बैठे हों या शुक्र के साथ बैठे हों या बुध के साथ बैठे हों या सूर्य के साथ बैठे हों तो भी शेयर सट्टेबाजी में योग बनता है। पर यहां पे वो अस्त नहीं होने चाहिए। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में अस्त अगर हो रहा है जो क्रमशः द्वितीय भाव से, पंचम भाव से, नवम भाव से, एकादशवें भाव से और चतुर्थ भाव से संबंध बना रहा हो और वो इन भावों का अधिपति होता हो या इन भावों से उसका संबंध बनता हो, जैसे यहां पे जो मैंने कुंडली बनाई है यहां पे बुध को अस्त नहीं होना चाहिए, यहां पे मंगल को अस्त नहीं होना चाहिए, यहां पे गुरु को अस्त नहीं होना चाहिए, यहां पे मंगल को अस्त नहीं होना चाहिए, यहां पे बुध को अस्त नहीं होना चाहिए। मतलब कि इन भावों में जो राशि बन रही हो उस राशि के अधिपति सूर्य से अस्त न होते हों और अवस्था में मृतप्राय न होते हों। क्लियर है? यह बात मैं गुरु तक की कर रहा था। शुक्र अगर जन्म कुंडली में यहीं उच्च के हों, शुक्र अगर यहां 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 बैठे हों या दिग्बली हो जाते हैं यहां पे या उच्च के हो जाते हों तो भी व्यक्ति को शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि में लाभ मिलता है। क्लियर है? शनि अगर जन्म कुंडली में यहां उच्च के होते हों या यहीं बैठे हों, राहु केतु के साथ बैठे हों, मंगल के साथ बैठे हों, सूर्य के साथ बैठे हों, गुरु के साथ बैठे हों, चंद्रमा के साथ बैठे हों, बुध के साथ बैठे हों और वो अस्त न होते हों अगर सूर्य के साथ बैठे हों तो ये स्थितियां भी आपकी कुंडली में शनि मंगल राहु केतु की स्थितियां एकादशवें भाव के लिए बड़ी श्रेष्ठतम हो जाती हैं और ऐसी स्थिति में आपको शेयर सट्टेबाजी का लाभ मिल जाता है। राहु और केतु की स्थितियां अगर देखनी हो तो कुंडली में यहां राहु शुक्र के साथ हो, यहां राहु शुक्र के साथ हो, यहां पे राहु पंचम भाव में राहु शुक्र के साथ हो तो राहु बुध के साथ हो तो राहु चंद्रमा के साथ हो पर चंद्रमा यहीं के अधिपति हो तो और राहु यहां पे बैठे हो चंद्रमा के साथ, बुध के साथ और सूर्य के साथ, पर यहां पे राहु उसी ग्रह के साथ बैठा होना चाहिए जो उस भाव का अधिपति हो। मतलब अगर राहु यहां सूर्य के साथ बैठेंगे तो यहां पे 5 नंबर लिखा होना चाहिए। राहु अगर शुक्र के साथ बैठे हों तो यहां पे 2 नंबर लिखा होना चाहिए। मतलब उस राशि के अधिपति के साथ ही राहु यहां बैठे हों, तब ही वो आपको शेयर सट्टेबाजी या उसमें आपके भाग्य के सहयोग को दिखाते हैं। साथ ही साथ राहु शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव यहां पे अगर होगा तो ये बात बनती है। मैंने ये बात कार्यक्रम में भी कही थी कि चतुर्थ और पंचम के राहु, दशम और एकादशवें के राहु श्रेष्ठ सफलता को देने वाले और कई बार अथाह धन, अथाह प्रसिद्धि और श्रेष्ठतम लाभों को देने वाले होते हैं। ये राहु केतु की बात रही। तो मैंने एक एक ग्रहों को सबसे पहले तो आपको बताया है। अब 2-3 बातें और बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में कभी भी गुरु और राहु का संयोग बन रहा हो और गुरु कुंडली में अस्त हो रहे हो या कमजोर हो रहे हो, उनको पाप कर्त्री लगा हो, जैसे गुरु अगर यहां बैठे हों और एक तरफ शनि बैठे हों, एक तरफ राहु बैठे हों और गुरु यहां पे सूर्य के साथ बैठ करके अस्त होते हों, तो कभी भी शेयर सट्टेबाजी से दूर रहिएगा और पैसे कभी मत लगाइएगा। अगर जन्म कुंडली में राहु और मंगल छठे भाव में बैठे हों, अगर जन्म कुंडली में राहु और गुरु छठे भाव में बैठे हों, अगर जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हों तो, और साथ ही साथ अगर अष्टम भाव के अधिपति कमजोर होते हों तो भी आपसे विनती है कि पैसे शेयर सट्टेबाजी में मत लगाइएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएंगे। अब एक बात और बताता हूं, जहां मैंने इस चैप्टर में यह भी बताने का प्रयास किया है कि द्वितीय भाव मजबूत हो, एकादशवां भाव मजबूत हो, नवम भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव, ये इन भावों के अधिपति को मजबूत होने की स्थितियां अगर हो जाती हैं तो अच्छी बात है। साथ ही साथ
अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति कमजोर हो रहे होंगे तो ये कई बार जातक से पैसे डलवा तो देते हैं पर टाइम पे पैसे नहीं देते हैं। मतलब हो सकता है कि आप पैसे लगा बैठे हों और फिर लाभ ना होता हो या नुकसान हो गया हो, या ऐसे समय पे आपने पैसे लगाए हैं जो अष्टम भाव का अधिपति कमजोर था और वही गोचर में था, आपकी राशि से किसी अच्छी राशि में नहीं जा रहा था उसका गोचर, इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो परेशान करता है। अब आपको गोचर में कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जो जब भी पैसा लगाना हो, शेयर सट्टेबाजी में जब पैसे लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उन भावों के अधिपति को जरूर देख लीजिए कि वो कहां आपकी राशि से गोचर कर रहे हो, क्या आपकी राशि से वो अच्छे जा रहे हैं। जैसे लग्न के अधिपति आपकी राशि से कहां जा रहे हैं, जो आपके लग्नेश हैं। द्वितीय भाव के अधिपति आपकी राशि से कहां जा रहे हैं, जो धनेश हैं। सुखेश आपकी कुंडली में कहां गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। पंचम भाव के अधिपति कहां गोचर कर रहे हैं वर्तमान में। सप्तम भाव के अधिपति आपकी राशि से कहां गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के अधिपति कहां गोचर कर रहे हैं और एकादशवें भाव के अधिपति कहां गोचर कर रहे हैं। क्रमशः ये यहां 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 और यहां इन भावों के अधिपति आपकी राशि से अच्छे भावों में गोचर करने चाहिए, तभी जाकर के आपको संपूर्ण लाभ शेयर सट्टेबाजी का मिलता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है और उन लोगों को विशेषतया शेयर सट्टेबाजी में से पैसे नहीं लगाने और निकालना चाहिए जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता हो, चंद्रमा कमजोर होते हो, राहु अगर गुरु को प्रभावित करता हो बुरे तरीके से, या गुरु और राहु का संबंध कहीं से भी अगर कमजोरी वाला बन रहा हो, तो निस्संदेह आप लोगों को पैसे शेयर सट्टेबाजी में नहीं लगाने चाहिए। शेयर सट्टेबाजी के लाभ के दो ही सिद्धांत काम करते हैं, एक आपके द्वारा लिया गया सही निर्णय और दूसरा आपके निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता और तीसरी आपके भाग्य और प्रारब्ध में लाभ मिलने का योग, और चौथी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो पैसे लगवा देता है और व्यक्ति को ये निर्णय लेने में तकलीफें दे देता है। वो व्यक्ति जो है वो ये समझ नहीं पाता है, अगर बुध कमजोर रहे तो व्यक्ति दूरदृष्टिता के प्रभाव से च्युत हो जाता है और उसको इस बात का एहसास नहीं होता है कि कौन सी कंपनी में पैसे लगाने चाहिए और कौन सी कंपनी में पैसे नहीं लगाने चाहिए। अगर कभी भी जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हो वो आपके नाम की राशि से उस कंपनी के संबंध कैसे बन रहे हैं, और साथ ही साथ उस कंपनी के नाम की राशि आपके नाम की राशि से एकादशवें हो, नवें हो, पांचवें हो या सातवें हो, तो आप निस्संदेह उस कंपनी के शेयर में पैसे लगा सकते हैं। पर उसके लिए आपकी कुंडली में गोचरस्थ कम से कम गुरु को, एकादशवें भाव के अधिपति को, पंचम भाव के अधिपति को देख लेना चाहिए। कभी भी शेयर सट्टेबाजी आदि में पैसे लगाने से पहले आपको अपने नक्षत्र का भी जरूर ध्यान रख लेना चाहिए। उस समय पे सूर्य किस राशि में गोचर कर रहे हैं ये जरूर देख लेना चाहिए। उस स्थिति में भाग्येश आपकी राशि से कहां गोचर कर रहे हैं ये जरूर देख लेना चाहिए। ये सारी बातें आपको निस्संदेह ही देख लेना चाहिए, तभी पैसे लगाने चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। मुझे लगता है ये पूरा हो गया है, आगे भी इस पे कार्यक्रम बना दूंगा। पहले इसको देख करके बताइए कि ये कैसा बना है। मुझे पूरा भरोसा है इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, एक बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी अजीब सी बात। अगर आपको जो कर्म दिया गया है, अगर उसमें धर्म की स्थिति नहीं है, या फिर जो आप कर्म कर रहे हैं अगर वो आपको आपके धर्म का पालन नहीं करवा रही है, तो निस्संदेह उसे नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्म जो आपके धर्म के अंतर्गत नहीं आता हो, और कोई भी ऐसा कर्म जो आपका धर्म आपको करने से मना करता हो, या कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो अगर वो हमारे संस्कारों से अलग हट करके हो, या उसमें हमारे माता पिता या पूर्वजों का कोई भी आशीर्वाद जिसको करने से ना जुड़ता हो, या कोई भी ऐसा काम जो हमारे धर्म में शामिल है और अगर हम नहीं करते हैं तो निस्संदेह हम उसके नुकसान के भागी होते हैं।
और धर्म भी नुकसान में जाता है और हमारा कर्म भी नुकसान में जाता है। इस वजह से प्रत्येक काम को करने से पहले इस बात का जरूर आह्वान और ध्यान कर लेना चाहिए कि वो धर्म से कितना संलग्न है, उसमें धर्म का हानि तो नहीं हो रहा है, उसमें धर्म का कहीं पे भी प्रभाव कमजोर तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आप अगर जितना ही धर्म को छोड़ते जाएंगे, निस्संदेह धर्म आपको छोड़ता जाएगा, क्योंकि यह धर्म ही है जो आपको आगे बढ़ाने का काम करता है और उससे लग करके ही आपके जीवन की स्थिति मजबूती की तरफ बढ़ती जाती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।